हेलो एवरीवन, वेलकम टू इमरान बालाजी। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइकोज प्लस लिसिस। ग्लाइकोज मीन्स ग्लूकोज, लिसिस मीन्स स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन। मतलब कि ग्लूकोज का टूटना, उसी को बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस जब होता है, अब ये प्रोसेस कहाँ होती है वो हम देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज जो है, फर्स्ट स्टेप है ये हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन की। इसके अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज जो कि हमारा एक 6 कार्बन कंपाउंड है, उसके अंदर 6 कार्बन्स हैं। तो उस 6 कार्बन कंपाउंड से हमें 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड पायरुविक एसिड के मिलते हैं। पायरुविक कार्बन, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, उससे 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं, यानी कि ग्लूकोज का स्प्लिटिंग हुआ, ग्लूकोज टूटा। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हो रही है कहाँ? हमारे सेल के अंदर। ऑब्वियसली सेल के अंदर हमने देखा था, हमारी सेल थी, ये हमारी सेल है फॉर एग्जांपल। इसके अंदर ग्लूकोज था, लेकिन इसकी जो साइट है सेल के अंदर कहाँ है? सेल के अंदर ये कहाँ हो रही है? तो सेल के अंदर ये होती है हमारे साइटोप्लाज्म में। तो इसकी साइट की अगर हम बात करें तो साइट होता है हमारा, इसका साइट है, साइट की बात करें तो साइट होती है इसको साइटोप्लाज्म। सेल का न्यूक्लियस है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, जब ग्लूकोज यहाँ पर आ जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर है कि जब ग्लूकोज टूटता है, ये हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये होता है, लेकिन ये जो स्टेप है, यहाँ की पॉइंट जो है वो ध्यान रखने का, वो ये है कि यहाँ ग्लूकोज का ये ब्रेकडाउन तो हुआ है, ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में टूटा है, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में, साइटोप्लाज्म में हो रही है, प्लस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर ये प्रोसेस पूरा हमारा होता है। तो ध्यान ये रखना है कि ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, जिसमें क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस होगी हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। जब साइटोप्लाज्म में होगी, और प्लस ये जो प्रोसेस है वो होगी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं चाहिए यहाँ पर। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है, अब चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के अंदर सेम ही होता है। प्रोसेस दोनों के अंदर है, ये कॉमन प्रोसेस है, कॉमन है, इसीलिए इसको हम कॉमन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। कॉमन प्रोसेस सेल के लिए जो है कॉमन प्रोसेस, कॉमन या कॉमन पाथवे भी बोल सकते हैं। कॉमन पाथवे, ये कॉमन पाथवे है क्योंकि ये एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन की स्टेप है। इसे हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। EMP पाथवे, EMP पाथवे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिसने इस ग्लाइकोलिसिस, जिन साइंटिस्ट के इनके बारे में बताया था, उनके नाम के हिसाब से इसको EMP पाथवे बोलते हैं। 3 साइंटिस्ट थे, एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। ये 3 लोगों ने इस ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया, इस पूरे पाथवे के बारे में बताया, इसलिए इसे EMP पाथवे भी कहा जाता है। अब ये जो EMP पाथवे है, जिसमें क्या हो रहा है, फिर से रिपीट करता हूं, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, यानी कि ग्लूकोज का स्प्लिटिंग हुआ है,
पायरुविक एसिड के अंदर। पायरुविक एसिड जो क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है, हाँ। पायरुविक एसिड है C3H4O3, पायरुविक एसिड। अब ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें हमने बोल दिया कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन दी साइटोप्लाज्म। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो इतनी सिंपल नहीं है जितनी यहाँ पर हमने दिख दी इसको। मतलब ये एक स्टेप के अंदर कंप्लीट होने वाली रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर भी ये रिएक्शन एक सीरीज में चलती है। 10 स्टेप्स के अंदर जाकर ये पूरी जो है प्रोसेस खत्म होती है। तो हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से पूरा पाथवे चलता है, एक सीरीज में, एक पाथवे में ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो हम देखेंगे किस तरीके से ये कंप्लीट होती है, किस तरीके से ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलेगा, मतलब कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच हो जाता है। फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो ये बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब एक एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेज और हेक्सोकाइनेज। अब ये जो फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ा है कार्बन नंबर 6 पर, वो कहाँ से आता है? तो वो हमारे सेल के अंदर जो एटीपी है वो एटीपी टूटता है। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पूरी प्रोसेस हो रही है, वहाँ पर एटीपी है, एटीपी टूटता है। और जब एटीपी टूटता है, एटीपी है हमारे पास एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जब एटीपी टूटता है, एक फॉस्फेट जब निकलता है तो ये बनता है एडीपी, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। एक और फॉस्फेट निकल जाए, बनता है एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। खैर, तो जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आया है, वो आने के बाद में सबसे पहली स्टेप है ग्लाइकोलिसिस की, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। ग्लूकोज के 6 कार्बन पर एक फॉस्फेट आकर अटैच हो जाता है और ये बन जाता है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। दिस एंजाइम इज नोन एज फॉस्फोराइलेज एंजाइम और हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन, इसमें से एक फॉस्फेट अलग होता है और फॉस्फेट होता है। सेकेंड स्टेप के अंदर अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, मतलब ये इसके आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है। एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसको हम आइसोमरेज एंजाइम बोलते हैं, ये आइसोमरेज एंजाइम की मदद से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। चेंज कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वो शुगर का फॉर्म चेंज हो चुका है, लेकिन है वही ग्लूकोज के 6 कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अभी भी अटैच है। नाम में ही फर्क हुआ है, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज हुआ। अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बन गया। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, अब ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट अब क्या हुआ यहाँ पर? एक एंजाइम की मदद से, यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेज एंजाइम। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ देखो तो अभी क्या है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसके पहले वाले कार्बन पर एक और फॉस्फेट आकर अटैच हुआ, और जब इसके एक और कार्बन पर फ्रुक्टोज आकर अटैच हुआ तो ये कंपाउंड बना हमारा फ्रुक्टोज
161 ये कार्बन का नंबर है जहां पर फॉस्फेट अटैच है, तो 1616 बाई फॉस्फेट और बिस फॉस्फेट और डाई फॉस्फेट, अलग अलग नाम से हम इसको बोल सकते हैं। बाई मीन्स 2, डाई मीन्स 2, बिस मीन्स भी 2। तो फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट या फ्रक्टोज 16 डाई फॉस्फेट। 1 और 6 पोजीशन दिखा रहा है, पहला कार्बन और 6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है इसलिए। तो ये हुआ। यहाँ पर भी अब जो ये कार्बन नंबर 1 पर जो फॉस्फेट आकर अटैच हुआ है वो कहाँ से आया, तो फिर वही चीज़ यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी एटीपी टूटा है और वो किस में कन्वर्ट हुआ, एडीपी में। एक फॉस्फेट निकला, वो फॉस्फेट जाकर किससे जुड़ा, कार्बन नंबर 1 से जुड़ा। अब ये जो फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट है, अब ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है। 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। एक जो कंपाउंड है वो है हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 कार्बन कंपाउंड है। और सेकंड हमारा जो होता है वो होता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये ब्रेक हो गया इनका। ये ब्रेकडाउन जो हुआ, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के आइसोमर हैं और एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। अब ये आइसोमरेज एंजाइम की मदद से एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो अब यहां से हम शुरू करते हैं। अब होगा क्या कि यहां से ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे किसके, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। यहां से हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, या 3 फॉस्फोट ग्लिसरेल्डिहाइड हम बोल सकते हैं, या ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, बात एक ही है। तो अब यहाँ पर हमें जो है ये मिल चुके हैं 2 मॉलिक्यूल। अभी हम एक से ही देखते हैं, फिर हम इसको डबल कर देंगे। तो अभी क्या हुआ, हम इसको छोड़ते हैं, हम यहाँ से देखते हैं। तो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब ये क्या होगा, यहाँ पर ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि एक एल्डिहाइड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर। एल्डिहाइड एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हमें रेडॉक्स रिएक्शन का जानना ज़रूरी है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है जो कि एक एल्डिहाइड है, जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, वो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एसिड के अंदर। एक ऑर्गेनिक एसिड जो है हमारा कौन सा, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कैसे होता है, एसिड में बदल जाता है। तो अब चूंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का रिडक्शन भी होता है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में जो होती है तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जो होते हैं वो साथ साथ होते हैं। तो अब यहाँ पर जब ये ऑक्सीडेशन होगा अगर इसका, तो फिर रिडक्शन भी होगा किसी का ना किसी का। तो हमारी जो सेल है, हमारी जो सेल थी अभी हम देख रहे थे, ये हमारी सेल है ना। तो हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर हमारे पास में है NAD+ और NADH भी है। अब ये क्या है, NAD+ या NADH जो है वो है निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर और रिड्यूस फॉर्म के अंदर, दोनों ही फॉर्म के अंदर हमारी सेल के अंदर मौजूद है। दोनों ही फॉर्म के अंदर सेल के अंदर मौजूद होता है और यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर है, ये इसके अंदर मदद भी करते हैं। तो क्या होगा कि जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब कैसे, देखो हुआ क्या, यहां पर है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और इसके तीसरे वाले कार्बन पर एक फॉस्फेट जुड़ा, इसीलिए नाम है एल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, हमने नहीं बनाया। इसके तीसरे वाले कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप है और इसका नाम है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तीसरे वाले फॉस्फेट पर कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा है। अब यहाँ ये कन्वर्ट हुआ एसिड के अंदर, और जब एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर एक चीज़ और समझना, यहाँ पर एक फॉस्फेट भी आकर इसके जुड़ेगा।
इस ऑक्सीडेशन के साथ साथ एक फॉस्फेट भी हमारी सेल के अंदर, ये सेल थी तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर एक फॉस्फेट भी है, और जो एटीपी से नहीं आ रहा है, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोप्लाज्म के अंदर एटीपी से नहीं आएगा। अभी तक मैं एटीपी से आया था, यहाँ पर एटीपी से नहीं आएगा। तो ये फॉस्फेट आकर जुड़ेगा इसके पहले वाले कार्बन पर और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, नया कंपाउंड हमें मिलेगा 1,3,1 मतलब पहले वाले कार्बन पर, और 3 मतलब दूसरे वाले कार्बन पर, बाई मीन्स 2 है ना, फॉस्फेट है, और ये एसिड बन चुका है ग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमें कंपाउंड मिला 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पर इसका जब ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर NAD+ जो भी हमने बात की उसका क्या होगा, रिडक्शन हुआ, और जब रिडक्शन हुआ तो हमें क्या मिला, हमें मिला NADH और NADH2। हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर हमें एनर्जी मिलती है, हमने देख के आए थे, हम एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमें मिलता है 38 ATP अप्रॉक्स। अब जो मिलते हैं तो वो कहाँ से मिलते हैं, वो यहीं भी मिलते हैं, यहाँ पर भी मिलते हैं, ग्लाइकोलिसिस पे भी मिलते हैं, आगे स्टेप्स पे भी मिलते हैं जो हम देखेंगे। ये हमें 2 रूपों के अंदर मिलते हैं, केश भी मिलती है, एटीपी जो बनते हैं वो केश के रूप में भी बनते हैं, प्लस चेक के रूप में मिलते हैं। ये हमारा चेक है, ये केश नहीं है, इससे हमें एनर्जी तुरंत नहीं मिल जाएगी, है ना, ये हम खर्च नहीं कर सकते, इसको हमें पहले बैंक में भेजना पड़ेगा। हमारी बैंक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बैंक का काम करेगा, वो कैसे क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। तो ये याद रखना है कि ये जो होता है वो एक हमारा चेक है, और ये जो चेक है वो किसके बराबर है, 1 NADPH2 जो होता है और NADH2 जो होता है वो 3 ATP के इक्वल होता है। मतलब कि जब ये केश होगा तो इससे हमें क्या मिलेगा, 3 ATPs मिलेंगे। कैसे केश होगा वो हम आगे देखेंगे। खैर, तो क्या हुआ, 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन चुका है। 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब क्या होता है, अब कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। मतलब क्या हुआ, यहां देखो 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 2 फॉस्फेट है ना, किसके ऊपर, पहले वाले कार्बन पर, तीसरे वाले कार्बन पर। अब होगा क्या, यहां से एक फॉस्फेट हट जाता है, ये फॉस्फेट गया। अब जब ये फॉस्फेट गया तो क्या हुआ, इसका नाम कन्वर्ट हुआ, चेंज हुआ, और नाम हो गया इसका क्या, 3। बाई हमने हटा दिया क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पर 2 तो है नहीं, तो इसलिए हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये जो फॉस्फेट यहाँ से निकला, अब उसका क्या, तो वो क्या होगा, वो ADP जो फॉस्फेट निकला है उसके साथ में जुड़ेगा, ADP के साथ में एक फॉस्फेट जो निकला है वो जुड़ेगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे। तो यहां बनता है हमारे पास ATP। तो ये हमारे पास पूरा इसका प्रोसेस हो। तो यहां से 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, और जो फॉस्फेट निकला है उससे ADP उससे जुड़ा है, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में। मतलब यहां पर हमें क्या मिल रहा है, देखो ATP, हम बोलते हैं 38 ATP हमें मिलते हैं, तो फर्स्ट ATP तो यही मिल रहा है, यहाँ तो खर्च हुए हैं 2 में, अभी देखेंगे हम टोटल, है ना। तो यहाँ पर ATP हमें मिला। अब क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरेट में। अब यहाँ क्या हुआ, तो वो समझो, यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब ये है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसके तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप है। अब कुछ नहीं हुआ, इसका यहां से ये रिप्लेस हुआ, तीसरे वाले कार्बन से ये रिप्लेस हुआ, और कहां पर अटैच हो गए, दूसरे वाले कार्बन पर, एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसको हम बोलते हैं म्यूटेज एंजाइम। तो ये म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कुछ नहीं हुआ, यहां से फॉस्फेट निकलकर कहां अटैच हो गया है, पोजीशन चेंज हो गई उसकी, तो यहां पर जुड़ चुका है, नाम हो गया 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाता है अब किसके अंदर, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर, एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसको हम बोलते हैं एनोलेज एंजाइम। और ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जिसके अंदर एक फॉस्फेट भी जुड़ा है दूसरे वाले कार्बन पर, ये निकल जाता है अगली स्टेप, और जब ये स्टेप के अंदर निकलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फेट निकलने पर बन जाता है पायरुविक एसिड। और जो फॉस्फेट निकला है
उससे एडीपी जुड़ता है, एडीपी उस फॉस्फेट को अपने साथ जोड़ता है, क्या बनाता है, एटीपी। तो यहाँ पर भी इस तरीके से हमें एटीपी मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड मिलते हैं। अब यहाँ समझना, ये प्रोसेस 2 बार हुई है। एक बार कैसे, एक बार तो हमने ये ले लिया, इसको लिया, ये पूरा कंप्लीट हुआ, फिर क्या होगा, ये भी कन्वर्ट हुआ इसके अंदर, फिर से एक बार और ये प्रोसेस चलेगी, तो 2 बार होगी। तो यहाँ पर हमें ये 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल यहाँ 2 मिलेंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल हैं, इसके भी हैं, ये भी हैं, और पायरुविक एसिड आखिर में कितना मिल जाएगा हमें, 2 पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड हमें मिल जाएंगे। 2 बार होगी, ध्यान से समझना, यहाँ पर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पहले ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी, फिर एक बार और ये होगा, 2 बार ये ऐसा प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड के अंदर। और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के बनने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, जिसमें ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखें कि हमें कितनी एनर्जी कहाँ से मिल सकती है, और इस प्रोसेस में कितनी क्या एनर्जी हमें मिलते हैं, कितने एटीपी हमें मिलते हैं। तो यहाँ अगर हम देखा जाए तो हम इस पूरी प्रोसेस के अंदर है जो हम बात करते आए हैं अभी हाल, यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में देखें अगर, तो हमें कितने एटीपी मिलेंगे। तो देखो ये सब एक देखें अगर हम, तो हमें क्या मिला, सबसे पहले एटीपी की बात करते हैं। एटीपी लिख देता हूं, एटीपी देखिए, तो एक एटीपी यहां है, और एक बार और ये प्रोसेस होगी, तो यहां टोटल कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे। क्योंकि क्या हुआ, यहां से एक बार तो ये प्रोसेस होगी तो 1 एटीपी बना, फिर दूसरी बार एक और होगी तो क्या बना, एक और एटीपी बना, टोटल एटीपी कितने बने यहाँ पर, 2। इसी तरह यहाँ देखें तो यहाँ पर भी एक बना है, एक और बनेगा, कितने बने, 2। तो टोटल हो गए हमारे पास में 4 एटीपी। 4 एटीपी हमें बने हैं, 4 एटीपी यहाँ बने हैं। प्लस अभी क्या हुआ है, यहाँ पर देखो अगर, तो यहाँ पर खर्च भी हुए हैं, हमने जो है यहाँ पर खर्च भी किए हैं इस प्रोसेस में। 1 एटीपी यहाँ गया, 1 एटीपी यहाँ गया, तो 2 एटीपी क्या हो गए हैं, 2 एटीपी का लॉस भी हुआ है। तो 2 एटीपी का अगर लॉस होता है तो टोटल हम देखें अगर, तो 2 एटीपी यहाँ माइनस कर दें हम, तो 2 एटीपी माइनस हो जाते हैं हमारे पास। तो अगर 2 एटीपी माइनस हो जाते हैं तो हमें जो मिलते हैं एटीपी टोटल नेट, वो मिलता है हमें 2 एटीपी। 2 एटीपी हमें नेट मिलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ तो 2 एटीपी तो हो गए, ये नेट हो गए, है ना, जिसको हम तुरंत क्या कर सकते हैं, नेट मतलब कि जिसको हम तुरंत या हम जो है खर्च कर सकते हैं एनर्जी। लेकिन हमें यहाँ पर चेक भी मिला है NaDH2 या NaDH की फॉर्म के अंदर। अब ये जो चेक मिला है, और मैंने बताया था कि एक NaDH2 या NaDH जो होता है इज इक्वल टू 3 एटीपी, 3 एटीपी के इक्वल ये होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो टोटल कितने NaDH बनेंगे, तो एक बार ये प्रोसेस हुई तो 1 बना, दूसरी बार फिर होगी क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये प्रोसेस चलेगी, तो यहाँ पर 1 बार बना है, दूसरा बनेगा, 2 यहाँ पर क्या बनेंगे हमारे पास में, यहाँ बने हैं 2 NaDH2। अभी जो 2 NaDH2 है, ये NaDH2 जो है वो क्या होगा, ये इसके किसके इक्वल है, इज इक्वल टू टोटल कितने एटीपी हो गए, ये देते हैं हमें, टोटल हो गए हमारे पास में 6 एटीपी, 6 एटीपी है ना। 1 से 3 मिलेंगे तो टोटल से हमें 6 मिल जाएंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो टोटल हमें एटीपी जो मिलेंगे ग्रॉस, वो कितने मिलेंगे, 6 + 2 मतलब कि 8 एटीपी। लेकिन नेट कितने मिलेंगे, 2 एटीपी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें ये जो है ध्यान रखना होगा कि हमें कहाँ से कितना एटीपी जनरेट होता है, कहाँ से कितना मिलेगा, नेट कितना मिलेगा, ग्रॉस कितना मिलेगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो टोटल तो हमें कितने मिलते हैं, एटीपी, ये इतना मिलते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ और, हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये जो NaDH2 है वो NaDH2 हमारा क्या है, अभी चेक है, इसको बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम की बैंक है, उस बैंक के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, कैश होने के लिए जाना होगा, चेक। और जब कैश होगा तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए जो ग्रॉस वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 8 एटीपी। नेट वैल्यू कितनी है, 2 एटीपी।
तो ये होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में हमने आज बात की। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस सेल के अंदर होने वाली एक प्रोसेस है जो एक कॉमन पाथवे है, एरोबिक एनारोबिक दोनों के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर ये होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। इसके अंदर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और इस पूरी प्रोसेस के अंदर हमें 2 ATP नेट मिलते हैं और 8 ATP ग्रॉस मिलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।